नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 अप्रैल 2022 प्रातः 8:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 30 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात फिर परिवर्तन करते हुए राहु और केतु पिछली राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु के इस गोचर की बृहद चर्चा हम कर रहे हैं। आज इस चर्चा का आखिरी दिन, हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब आज 3 और लग्न और राशियों की चर्चा शेष है। मकर लग्न और राशि, कुंभ लग्न और राशि, मीन लग्न और राशि के जातकों के गोचर की चर्चा और साथ ही साथ क्या उपाय करना चाहिए इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसे मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस गोचर की चर्चा जो मैं आपको बता रहा हूं, लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। लग्न और राशि दोनों के आधार पर आप इसे ऐसे देखिए कि लग्न के लिए अगर आपके लिए राशिफल जो आपने सुना वो अच्छा समझ में आ रहा है और राशि के लिए अच्छा नहीं है तो यह गोचर आपके लिए सम होगा। लग्न और राशि दोनों के लिए अच्छा है तो बहुत बढ़िया होगा और दोनों के लिए यदि खराब है तो फिर सावधान हो जाना होगा। एक और बात, प्रिय दर्शकों, इस अप्रैल माह में नवों के नवों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा का तो हर 2.25 दिन पर होता है, राशिफल में आप सुन लेते हैं। बाकी के सभी ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों की हम बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे, कर ही रहे हैं। आज राहु की पूरा हुई, आने वाले दिनों में हम गुरु की, फिर मंगल बुध इत्यादि की भी हम चर्चा करेंगे। अब यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि गोचर जब भी आप सुनते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों ही बातों को पहले समझिए। अच्छा है तो भी जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आपको इसका प्रभाव दिखे, और खराब है तो जरूरी नहीं है कि इस खराब का बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो। क्यों? गोचर मौसम की तरह है। यह निर्भर करता है कि वर्तमान समय में आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है। अगर आप महल में बैठे हैं, स्वस्थ हैं, तो मौसम चाहे कोई भी हो आपको आनंद दे देगा। और आप रोड पर भीग रहे हो, रोड पर धूप गर्मी सब सह रहे हो, शरीर में कोई रोग हो, तो बारिश का एकदम सुहावना मौसम भी आपको कष्ट दे जाता है। निर्भर करता है किस पर? आपकी जन्म कुंडली के वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम जिस ग्रह के गोचर की चर्चा कर रहे हैं वो आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति को देखिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है शनिवत राहु सर्वाधिक पापक ग्रह हैं, और ये जब परिवर्तित होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव जनमानस पर देते हैं। विशेष प्रभाव होता है क्योंकि एक राशि में ये 18 महीने का समय व्यतीत करते हैं। राहु और केतु के बारे में एक बात आपको बताऊं मैं, तो केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है, लेकिन राहु के सम्मुख होने के चलते वो भी सदैव पाप प्रभाव देने वाले ही माने जाते हैं। जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु जन्य जो पीड़ा है उससे केतु बहुत हद तक आपको बचाते हैं। आइए चर्चा बिना विलंब किए प्रारंभ करें। आज सबसे पहली चर्चा जो है मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए है। आपके लिए वर्तमान समय में राहु जो कि पंचम में चल रहे हैं, अब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। आप जानते हैं आपका चतुर्थ भाव किस बात को प्रदर्शित करता है? जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है, यहां ध्यान रखिएगा, लग्न और राशि दोनों से बता रहा हूं, ये आपके सुखों का भाव है। ये आपके भूमि भवन वाहन के सुखों का भाव है, आपके बंधु बांधवों का भाव है, ये आपके स्वगृह का भाव है, आपके खुद का घर, स्व उपार्जित संपदा का भाव है, आपके पारिवारिक जीवन को यह भाव प्रदर्शित करता है। नौकर चाकर जनता का भी विचार इस भाव से होता है। इस भाव में राहु का गोचर करना कष्टकारी माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। इस भाव में राहु का आना आपके माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष परेशानी उत्पन्न कराने वाला होगा। इस भाव में राहु का आना आपको आपके मित्रों के द्वारा ठगा और छला जाना इस बात को दर्शा रहा है। इस भाव में राहु का आना नौकरों से विशेष रूप से खतरा और परेशानी को दर्शा रहा है। इस भाव में राहु का आना आपके स्वास्थ्य में परेशानी को दर्शा रहा है। आकस्मिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कटना, जल जाना, हृदयाघात या
जिसको कहते हैं आप हार्ट अटैक, इसकी भी संभावनाओं को ये जन्म दिला देंगे। काम का बोझ अधिक होगा और कार्य की व्यस्तता के कारण संभव है कि आप अपने जीवन को इस गोचर काल के दौरान थोड़ा अस्त व्यस्त महसूस करें। बहुत हद तक संभव है कि यह गोचर आपके लिए एक से बढ़कर एक टेंशन और परेशानी देने वाली चुनौतियों को लेकर के आए। मानसिक तनाव भी बना रहने वाला है। अब जब आप इतना परेशान हो, कष्ट में हो, तो जाहिर सी बात है हर चीज आप ध्यान सब पर नहीं दे पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय बढ़ जाएगा। बहुत सोच समझ करके चलना है, सावधान रहना है। आइए सबसे पहले तो ये जानिए कि मकर लग्न और राशि, जिसमें राशि की चर्चा अगर हम करें तो वर्तमान समय में 7.5 की अब आखिरी ढैया देखेंगे, मध्य भी आप देख रहे हैं, आखिरी ढैया देखेंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अष्टम पर, दसम पर और द्वादश पर दृष्टि डालेंगे। केतु की तरफ अगर बढ़िए तो ये धन पर, चतुर्थ पर और षष्ठ पर दृष्टि डालेंगे। मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये बहुत हद तक राहु जन्य पीड़ाओं से आपकी सुरक्षा निश्चित करते हैं। राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके गृह कलह का वातावरण बनाएंगे। अब हम गृह कलह को जरा दो तरह से देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ग्रह घर में गृह कलह ही हो। गृह कलह भी कई तरह का होता है। एक बहुत निचले स्तर पर देखें तो गृह कलह में रोज मारामारी, लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर आप जाकर के देखें तो गृह कलह की जगह पर आप इस बात को देख सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, अपने काम में व्यस्त, काम की व्यस्तता, और व्यस्तता से ज़्यादा मैं कहूँगा अस्तव व्यस्तता। क्योंकि इंसान जब व्यस्त होता है तो व्यस्तता में वो अपने आप को मेंटेन करके चलता है, हर किसी को समय थोड़ा थोड़ा दे दे, लेकिन जब वो अस्तव व्यस्त होता है तो किसी को सही से समय नहीं दे पाता, परिवार को भी नहीं। परिवार में उसके बच्चे भी आते हैं, जीवन साथी, माता पिता, सब। फलस्वरूप जब वो परिवार पर ध्यान नहीं देगा तो परिवार के भीतर क्या चल रहा है, बाहर आप कितना भी धन अर्जित कर लें, परिवार के भीतर क्या चल रहा है ये जब आप जानेंगे ही नहीं तो आपका जीवन तो सुखद नहीं हुआ ना। ये इसी बात को दर्शा रहा है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इंसान की जो खुशियां हैं, इंसान की जो सफलता है, वो कहां है? बंधन में है या बंधन से अलग होकर? तो जवाब है बंधन में। ये ठीक उसी तरह से इसका उदाहरण है कि पतंग जब तक उसका एक सिरा नीचे कोई खींचता रहेगा, पकड़े रखेगा, तभी वो ऊपर आकाश में उड़ता रहेगा। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर नहीं नीचे आ जाएगा। अर्थात आपकी खुशियों की जो चाबी है, कुंजी है, वो परिवार से जुड़ के है। अष्टम पर दृष्टि, जब आप भागम भाग व्यस्तता में रहेंगे तो यहां से साथ छूटेगा, और यहां से साथ छूटेगा तो याद रखिएगा आपका ख्याल रखने वाला बाहर कोई नहीं है। आपके घर के भीतर ही के लोग हैं जो आपका ख्याल रख सकते हैं। तो वो जब आपका ख्याल रखना छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है आप स्वास्थ्य से मारे जाएंगे। निसंदेह राहु की इस दृष्टि से कार्य क्षेत्र में कई तरह के बदलाव आएंगे, परेशानी आएगी, लेकिन घुमा फिरा करके जुगाड़ से, दिमाग से, बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से आप काम तो निकाल ही लेंगे। पैसा व्यर्थ का बर्बाद होगा, कई जगहों पर फिजूल खर्ची भी होने वाली है, कुछ दिखावे में, कुछ बिना कारण व्यर्थ की बर्बादी, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है। तो व्यर्थ की बर्बादी, अब व्यर्थ की बर्बादी में स्वास्थ्य भी है। खूब पैसा कमाए जा रहे हैं, घर में लोग अस्वस्थ हैं, तो पैसा आ तो जरूर रहा है लेकिन दवा में जा रहा है। तो हाँ, ये संभावना है कि व्यर्थ का व्यय हो। गुप्त शत्रु, गुप्त समस्या आपकी ओर बढ़ती चली आएगी, और जिसको आप ध्यान अगर नहीं देते हैं तो खर्च व्यर्थ का होगा। मैंने सदैव जब कहा कि केतु सेविंग प्लैनेट है, आपको बचाते हैं, तो ये कुछ कहना चाहते हैं। केतु आपके राशि से ठीक देखा जाए तो दशम में संचरण करेंगे, लग्न अथवा राशि से। ये परिवर्तन की ओर प्रदर्शन करते हैं, ये बता रहे हैं परिवर्तन करो। जरूरी नहीं है कि कार्य क्षेत्र में अपने वर्तमान जीवन में इतना डूब जाओ कि ध्यान ही मत दो किसी का। परिवर्तन बहुत जरूरी है, सो परिवर्तन करो अपने स्वभाव में, अपने कार्य में, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करो। खान पान पर नियंत्रण रखो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अपने शत्रुओं का, अपने रोग का, अपने शरीर का, सबका ध्यान दो। माता पिता से लेकर के सबका ध्यान दो। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की यही तो बड़ी बात है, वो सब कुछ बताते हैं, बस समझना जरूरी है। मकर लग्न और राशि की चर्चा अगर मैं जहां कर रहा हूं 7.5 की, तो यहां कहीं ना कहीं कमोबेश मानसिक रूप से अशांत और परेशान तो आप हैं ही। राहु जब चतुर्थ में आएंगे तो वो क्या करेंगे? एक परेशान व्यक्ति, उसको चहुओर केवल और केवल परेशानी दिखाई पड़ती है।
वहां घर के अन्य सदस्य भी ऐसा लगता है कि जो भी वो करेंगे उसको सब में परेशानी दिखने लगती है, सबके साथ उसके संबंध खराब होने लगते हैं। सबसे पहले जो उनके सबसे करीबी हैं, माता पिता, उनके मित्र, उन्हीं के साथ संबंध खराब होता है। आपको इस गोचर काल के दौरान बहुत सतर्क और सावधान रहना है। उच्चाधिकारियों से, बॉस से भी संबंध खराब होते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को बेहद सतर्क और सावधान करना चाहता हूं कि उसी मसले में फंस सकते हैं। गैर कानूनी कार्य से बचिएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक तो है, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ परेशानी, उनके साथ भी राजनीति हो सकती है, षड्यंत्र रचा जा सकता है जिसके चलते आप मुसीबत में पड़ जाएं। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्यतः ठीक है, आपके लिए कोई विशेष कष्ट और परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल पूरे मकर लग्न और राशि के जातक अवश्य रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी अवश्य होगी। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। दुर्घटना की संभावना प्रबल है। सावधानी नहीं अगर आपने रखी तो दुर्घटना होगी। और शत्रुओं से भी विशेष रूप से सजग, सतर्क और सावधान रहिएगा। जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा दिखावा, बड़बोलापन, ये आपको मुसीबत में डालेगा। पैसे भी बर्बाद होंगे, शत्रु भी खड़े होंगे, न धन बचेगा न जन, रोगी होंगे स्वलग। सो जितना हो सके शांत अपने आप में, और शांति से ही इस जीवन को, इस समय को काटने का प्रयत्न करिए। 18 महीने का समय है। अभी मैं आखिरी राशि मीन राशि की जब चर्चा करूंगा तो कुछ उपाय आपको बताऊंगा। अभी मकर लग्न के बारे में, राशि के बारे में मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा। अगर आप मकर लग्न और राशि के हैं, दोनों ही एक ही है, आपका चंद्रमा यहीं बैठे हैं, तब तो आपको बहुत सतर्क हो जाना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका लग्न कोई और है और राशि मकर है, तो आजमा पहले मिला करके देख लीजिए। अथवा राशि आपकी कोई और है, लग्न आपका मकर है, तो दोनों को मिला करके देख लीजिए प्रभाव कैसा आ रहा है। अगर दोनों खराब है तो बहुत सतर्क हो जाइए। एक खराब और एक अच्छा है तो मध्यम होगा, और दोनों अच्छा है तब तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मकर को मैंने अच्छा नहीं कहा है। उपाय अभी मैं जब मीन की चर्चा कर रहा हूं तब बता देता हूं। उपाय सबको करना है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, आपके लिए राहु और केतु का यह गोचर आपके लग्न और राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। नवम में राहु को यहां का विशेष कारक माना गया है। यह गोचर देखा जाए तो जितने भी कुंभ लग्न और राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष विचारणीय और लाभप्रद है। गौर करिए कि वर्तमान समय में आप भी शनि की 7.5 को देख रहे हैं और मध्य ढैया को अब देखने जा रहे हैं, परंतु राहु का आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करना निसंदेह शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। यह गोचर, यह अवधि आपको विशेष सफलता दिलाने वाली है, चाहे वो नौकरी हो, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, हर जगह। कोई बड़े से बड़ा परिवर्तन भी करना चाहते हैं, यूं समझ लीजिए कि मन चाही मुराद वरदान के जैसा है यह गोचर। आपकी चाहत पूर्ण होने वाली है। आर्थिक से लेकर के सामाजिक उन्नति दिखाई पड़ रही है। प्रबल संभावना इस बात की है कि जहां आप हाथ लगाएं वहीं सफलता। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो बहुत जबरदस्त स्थिति है। जो आपके साथ के लोग हैं, वो जो आपके सहकर्मी हैं, वो जो आपके अधीनस्थ हैं, वो सबका साथ आपको मिलेगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद। वाणी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वाणी में बहुत हद तक बदलाव आएगा, परंतु ये कह सकता हूं कि वाणी में कौशल, कला जागृत हो जाएगी। कब किससे कैसे बात करनी है, वो राजनीति ये राहु ही तो देते हैं। जब जैसा तब तैसा आप बात कर सके। चाहने वालों की, आपके शुभ चिंतकों की लंबी लाइन खड़ी होने वाली है। जब आप अच्छी स्थिति में आते हैं जीवन काल के, या होते हैं, तो आपके मददगार भी बहुत हो जाते हैं, वो होंगे। सो आगे बढ़िए, साहस के दम पर, मजबूती के दम पर, आत्मबल के दम पर करियर में आगे बढ़िए। नौकरी में प्रमोशन, विदेश यात्रा से लेकर के सब कुछ मन चाह ही होता दिखाई पड़ रहा है। मैं सबसे पहले आइए आपको समझाता हूं यह गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। पहले तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि मैं लग्न और राशि दोनों से इस गोचर को समझा रहा हूं, और साथ ही साथ ये बता रहा हूं कि दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। लग्न के लिए कैसा जा रहा है, राशि के लिए कैसा, दोनों को मिलाइए और फिर आप इसका अनुपात निकालिए। अगर आप कुंभ लग्न और राशि के हैं, अथवा और किसी राशि के हैं या लग्न के हैं, लेकिन कुंभ के लिए जैसा मैंने अभी भी बता दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब अच्छा ही बताने जा रहा हूं। देखिए, राहु को यहाँ कारक कहते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम पर, 9वीं दृष्टि भाग्य पर, और 5वीं सप्तम पर, 7वीं नवम पर, और 9वीं 11 पर पड़ेगी। लाभ भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ।
यहां दो भाव, एक भाव को छोड़ दें तो दो भावों का अत्यंत श्रेष्ठ और जहां बैठे हैं वहां का प्रभाव, तीन भाव का अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव दे देंगे। पराक्रम का राहु आपको पराक्रमी पुरुषार्थी बनाएंगे। रिश्तों के मामले में थोड़ी सी परेशानी खड़ा कर देते हैं, छोटे भाई बहन से मतभेद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकता है मनमुटाव हो, ये थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी के साथ मतभेद, व्यापारिक पार्टनर के साथ मतभेद, व्यापारिक पार्टनर से तनाव, विवाद, अलगाव की संभावना, व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी। चूंकि अच्छे भाव में है तो व्यापार में आपको सफलता देंगे, व्यापार में उन्नति देंगे, परंतु स्वतंत्र व्यापार करते हैं तब। पार्टनरशिप में है तो परेशानी होगी, पार्टनरशिप में परेशानी होगी, पार्टनर के साथ परेशानी होगी। राहु की दृष्टि भाग्य पर पड़ने से कोई विशेष परेशानी नहीं है। भाग्य में आपकी रुचि हो न हो, धर्म में अर्थात आपकी रुचि हो न हो, धर्म करते हैं तो ठीक, न करते हैं तो ठीक। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपका काम भाग्य के कारण नहीं रुकने वाला है। हाँ, आप धार्मिक कृत्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो भाग्य में और वृद्धि होगी, भाग्य के सहारे आपके और भी काम बनेंगे। लाभ में कहीं कोई रुकावट नहीं, लाभ के एक से अधिक रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि लाभ के अनेकानेक रास्ते बनेंगे। यहां भी संबंध जुड़ा हुआ है, बड़े भाई का घर है। ये संभव है कि बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी आए, बड़े भाई बहन को उनके जीवन में कष्ट हो, परेशानी हो, उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो, उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी हो, इसकी संभावना है। आपके लिए नहीं, आपके लाभ में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही। चर्चा अगर हम वही केतु की करें तो ये सेविंग करते हैं, बचाते हैं, जहां अगर समस्या राहु जन्य हो रही हो। लग्न पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। बहुत हद तक आपको एक बात मैं पहले बता देता हूं, अगर आप कुंभ लग्न और राशि के हैं, देखिए वर्तमान समय में जो 7.5 आपको चल रही है, उस 7.5 का प्रभाव है। और अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युति या दृष्टि संबंध में हो, तब तो कहना नहीं कि इस 7.5 के चलते आप मानसिक रूप से अशांत और परेशान भी हो रहे होंगे। अब जबकि राहु आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, सफलता देने वाला, लेकिन अगर 7.5 के प्रभाव के चलते आप मानसिक रूप से अशांत हैं तो इस प्रभाव को आप ले तो जरूर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति पैसा आ भी रहा हो तो वो संतुष्ट और शांति से जीवन तो जी नहीं सकता है। तो 7.5 की पहले की स्थिति को देखनी होगी आपकी कुंडली में। एक दूसरा, यहां केतु जो है आपके व्यक्तित्व पर, पराक्रम पर और पंचम पर, इन 3 जगहों पर दृष्टि डालेंगे। तो व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल करके कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, भटकाव लाएंगे। उसका एक ही निदान है, जब इंसान के पास बहुत अधिक पुरुषार्थ हो, जब वो मेहनत करने लगे, तो वो 2 काम सबसे ज्यादा करता है। या ध्यान से इस बात को सुनिए, जब इंसान पुरुषार्थी होता है, खूब मेहनत करता है, तो वो अपने सामने किसी की नहीं सुनता। मैं कहां हाथ चला रहा हूं, ये दाम्पत्य का भाव है। वो किसी को अपने आगे लेता ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। सबसे पहला बदलाव आता है जीवन में। दूसरा बदलाव आता है, वो धर्म को ठोकर पर लेने लगता है। धर्म का अर्थ आप जानते हैं ना, मैं पूजा पाठ को धर्म नहीं कहता, मैं कहता हूं अपने कर्तव्य को जानना। तो वो अपने धर्म को ठोकर पर लेने लगता है कि धर्म मेरे से धर्म होता है, मैं ही सब कुछ जानता हूं। प्राय ऐसा ही होता आया है, और पुरुषार्थ करने वाला सबसे ज्यादा ये करता है। एक कम काम करने वाले व्यक्ति से अधार्मिक होने का खतरा बहुत कम है। अधिक काम करने वाला, अधिक पुरुषार्थी, अधिक अधार्मिक हो, इसकी प्रबल संभावना बन जाती है। और फिर जब वो ये इतना कर रहा हो और उसके साथ साथ उसके ऊपर पास धन लाभ भी हो रहा हो, खूब हो रहा हो, वो जहां कदम रखे 2 करे 4 आए, 6 करे 12 आए, तब तो सीधी सी बात है कि वो नियंत्रण से ही बाहर हो जाएगा। केतु वहां अपना कुचक्र चला देंगे। ध्यान रखिएगा, ये वैसे तो सुरक्षा देते हैं, लेकिन जब इनके प्रभाव में है तो ये भी पापक रहे ही हैं। अब जब इंसान इस कदर भटक रहा है तो व्यक्तित्व तो उसका भटकने लगेगा, और उस वही भटकाव है। वो किसी को अपने सामने सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं, लगाता ही नहीं, जो करूंगा मैं करूंगा। 7.5 पहले ही आपको चल रही है। अब इस तरह का विचार अगर मन में उत्पन्न होने लगा तो आप क्या करेंगे? गलत कदम उठाएंगे। गलत कदम उठाएंगे तो क्या होगा? केतु वही काम करेंगे, भटकाव। फिर बहुत संभव है कि घर के बाहर भी कुछ भटकाव। ये सप्तम भाव आपका दाम्पत्य है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा कि गोचर स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं होता, ये दोनों के लिए होता है। तो घर के बाहर का भटकाव ये केतु कराएंगे। लेकिन अगर आप सन्मार्ग पर चलते रहे तो राहु और केतु आपके धर्म और पराक्रम से जुड़ करके आपको पीछे की तरफ नहीं, वरन आगे की ओर लेके जाएंगे। एक और बात,
इस गोचर काल को मैं कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ देख रहा हूं, अत्यंत श्रेष्ठ, जहां धन भी आ रहा है, व्यापार भी बहुत बढ़िया, सब कुछ आपके मन का। अगर केवल धर्मपथ पर चलते रहें, सही दिशा में आप चलते रहें, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन साथी की कही बात को मानिए, माता पिता की कही बात को मानिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बातों को मानिए, और विशेष रूप से रिश्तों को थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, रिश्तों की भी मान रखिए। कोई अगर आपका बड़ा है या कोई कह रहा है कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं, तो आपको मान लेने में क्या जाता है, उसको शुभ चिंतक मानिए। अगर कोई राय दे रहा है तो उसे समय आने पर स्वीकार करिए, इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक देख रहा हूं, मन का भटकाव होगा, मन भटकेगा। नवयुवक हैं आप तो कई तरह का भटकाव होगा, प्रेम संबंध के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव होंगे, भटकाव होंगे, प्रेम संबंध टूटेगा, नया प्रेम संबंध बनेगा, इस तरह के भटकाव हैं। और विद्यार्थियों को भी एक और बात का ख्याल रखना है कि अपने सिलेबस में चेंजिंग की सोच रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आपकी कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो माता पिता के स्वास्थ्य में, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बाकी जहां तक मैं देख रहा हूं, राहु और केतु के इस परिवर्तन से कुंभ लग्न और राशि के जातक केवल और केवल आनंद उठाएंगे। और एक और बात पुनः दोहरा दूं, चाहे धन किसी भी प्रकार से आए, छप्पर फाड़ कर आएगा। धन आगमन के मामले में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। धन खूब आएगा, निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप चाहे कहीं से भी धन लाइए, परंतु अपने पथ से भ्रष्ट मत होइएगा, पथ भ्रष्ट मत होइएगा, सही मार्ग पर चलते रहिएगा। तो इस गोचर से, इस राहु के गोचर से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी तो फिर आप जानते हैं शनिदेव 7.5 वो न्याय कर देंगे, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगली राशि मीन को की जब मैं चर्चा करूंगा तब मैं उपाय आपके लिए भी कुछ बता दूंगा। वैसे आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छी स्थिति में चलेंगे, यह गोचर ठीक है। आप तो उपाय बस इतना ही करना है कि जो आपके रिश्ते वाले हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात को आप मानिए। उपाय इसके अलावा कोई नहीं है। फिर भी मैं कुछ उपाय कहूंगा कि आप करिए ताकि यह गोचर आपके लिए बढ़िया से बीत जाए। और अब चर्चा आखिरी लग्न और राशि की। मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु और केतु का यह जो गोचर है वो द्वितीय और अष्टम भाव में होने जा रहा है। ये द्वितीय भाव क्या है? तो आपके खाने पीने का भाव है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, पैतृक संपदा का है, आपकी वाणी का है। ज्योतिष शास्त्र में देखें तो जैसे राहु यहां पर कारक होते हैं तृतीय भाव में, वैसे ही केतु अष्टम में कारक होते हैं। अतः इस गोचर को पूरी तरह से आपके लिए न तो खराब कहा जा सकता है ना अच्छा। निर्भर करता है कि इस गोचर को आप कैसे व्यतीत करने वाले हैं। एक दूसरा, आने वाले दिनों में आपको भी 7.5 लग जाएगी। शनिदेव के परिवर्तन के साथ ही 7.5 लग जाएगी। परंतु चूंकि शनिदेव का परिवर्तन पुनः वक्र अवस्था में हो जाने के चलते शनिदेव के आगे होने वाला है, या यूं कहें कि अगले वर्ष में, फलस्वरूप आपको थोड़ी राहत तो है। लेकिन इस गोचर को बहुत हद तक, कुछ मामलों में तो मैं आपको कष्टदायी ही कहूंगा, क्योंकि खान पान पर नियंत्रण नहीं अगर रखा गया तो ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आर्थिक क्षेत्र में भी ये परेशानी ला सकता है, नुकसान दे सकता है। अगर जल्दबाजी में बिना विचारे आपने कदम उठाया तो धन हानि की प्रबल संभावना है। दूसरा भाव वाणी का भाव है, तो आपके शब्दों के कारण, शब्दों के जो बाण हैं, जो व्यंग बाण हैं, वो लोगों को लगेंगे और लोग आपसे चिढ़ेंगे, लोग आपके शत्रु बनेंगे। बातचीत के क्रम में ही लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, गलत फहमी उत्पन्न होगी, माहौल बिगड़ेगा। धैर्य का परिचय नहीं रखा आपने तो लोग आपके शत्रु बनेंगे, आप स्वयं क्रोध करेंगे, क्रोध के चलते आपका नुकसान होने वाला है। खर्च में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। मानसिक रूप से भी यह गोचर आपको परेशानी में डालने वाला है। अब जाहिर सी बात है, आपका हर काम बिगड़े, वाणी के चलते आपका नुकसान हो, धन हानि हो, तो काम तो, मन तो, मानसिक नुकसान तो होगा ही होगा। बहुत समझदारी के साथ आपको चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और वो सब के सब केवल आपके अनियंत्रित भोजन के कारण। पैसा डूबना, धन कहीं किसी को दे दिया तो डूबना जाना, ऋण लेने देने दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। अब मैं पुनः आता हूं अपनी बात पर और आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसको 50-50 ही कहा है। बचाव के रूप में मैं केतु को देख रहा हूं।
सबसे पहले यह जानिए, गोचर में लग्न और राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। लग्न और राशि दोनों को देखना चाहिए, दोनों को देखिए। 18 माह के लिए गोचर है। इस गोचर का विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो लग्न को भी देखिए, राशि को भी देखिए। दोनों के प्रभाव का पहले आकलन करिए। लग्न का प्रभाव कैसा मिल रहा है, राशि का प्रभाव कैसा मिल रहा है, फिर दोनों के अनुपात में जब आप रिजल्ट देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। एक दूसरा, राहु का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना कई मामलों में परेशानी तो उत्पन्न करेगा ही, जैसे वाणी की कड़वाहट, कुटुंब के मध्य मतभेद, खान पान अनियंत्रित करा देगा आपका। मद्यपान, राहु को मद्यपान से जोड़ा गया है। मद्यपान जैसी बुरी लत का लगना यह बहुत हद तक संभव है। क्यों? क्योंकि ये मेष राशि में गोचर कर रहा है, मंगल की राशि में। फलस्वरूप मद्यपान या सूखा नशा इत्यादि का आदत लग जाए, इसकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। इन चीजों से आपको बचना होगा। अब जबकि राहु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, षष्ठ पर, अष्टम पर और दसम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब जरा समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, सब कुछ यहीं से निर्णय लिया जाएगा। राहु द्वितीय भाव में बैठकर के अगर आपके वाणी को नियंत्रित करेंगे तो सीधी सी बात है, शत्रुता पैदा होगी। शत्रुता पैदा होगी तो संभव है कि आपके व्यक्तित्व के कारण या आपकी क्षमता के कारण हो सकता है शत्रु आपके सामने ना आए, लेकिन गुप्त शत्रु तो बनी जाएंगे। कब आपको मौका मिले कि क्षति पहुंचा दें। हो सकता है कुछ लोग खुल के सामने ना आए तो वो कार्यक्षेत्र में आपको परेशान कर देंगे। हो सकता है आपकी आलोचना की जाएगी। हो सकता है आपके खिलाफ चुगली कर दी जाएगी, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा, समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? राहु की दृष्टि से, राहु की दृष्टि के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं आपके जीवन काल में। और ये सब हुआ कैसे? केवल आपकी कड़वी वाणी के कारण। अब ये कड़वी वाणी भी बहुत हद तक आपके खान पान से नियंत्रित हो रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, तो आपका खान पान पहले तो नियंत्रित होना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार से आपको दूर रहना चाहिए, गलत संगति से आपको दूर रहना चाहिए। इससे बच गए तो नौकरी भी बची रहेगी, शत्रुता भी नहीं होगी, धननाश भी नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, लोन इत्यादि से आपको बचना है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी यह समय ठीक नहीं है, देना तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी भी तरह की बुरी लत जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत हद तक सतर्क और सावधान रहना है। अब हम आते हैं सीधा केतु पर। कमाल की बात यह है कि अष्टम का केतु लॉटरी सट्टे से ही लाभ आपको कराता है। एक दूसरा, अष्टम का केतु जो है आकस्मिक धन लाभ कराता है, परंतु स्वास्थ्य खराब ये भी कराता है। ये पाइल्स और पेट जन्य रोग ये भी देता है। तो एक बात तो तय हुआ कि पेट रोग हो रहा है। वहां खान पान से, जब आप खान पान अनियंत्रित करेंगे तो पेट पर उसका असर पड़ेगा, तो पेट का रोग तो यहां से भी हो रहा है। ये धन नाश करा रहा है, ये आकस्मिक धन लाभ करा रहा है। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हमारा चरित्र साफ सुथरा हो, खान पान हमारा नियंत्रित हो, तो धन नाश नहीं होगा। और जब धन नाश नहीं होगा तो आकस्मिक धन लाभ तो हमारे धन लाभ में ही जोड़ा जाएगा। अब हम आते हैं व्यय पर। केतु की दृष्टि व्यय पर है। ये कोई व्यय के मामले में कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये राहु केतु के लिए इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे के सामने होने के कारण पाप ग्रह बन जाते, नहीं तो है ये शुभ ग्रह। अब देखा जाए तो आप सही दिशा में, सही मार्ग पर हों तो केतु की दृष्टि 12वें पर पढ़ करके गलत जगह पर धन नाश नहीं होगा, धन खर्च होगा। फिर मैं नाश शब्द की जगह खर्च शब्द का इस्तेमाल करूंगा। यानी आप खर्च कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं? तो अपने कार्यों पर कर रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए कर रहे हैं, जहां आपकी आवश्यकता है वहां कर रहे हैं, तो फिर वो सही जगह दिशा में देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? तो फिर धन नाश की बात कही जाएगी, धन व्यर्थ का बर्बाद होगा, कुटुंब के मध्य बिखराव होगा, और सबसे बड़ी बात है घर में कलह का वातावरण शुरू हो जाएगा। आपके कारण ही घर का वातावरण खराब, घर में कलह की स्थिति। अब निर्भर करता है आपके ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी आपको रखना होगा। अब निर्भर करता है। मीन लग्न और राशि के जातकों को सबसे ज्यादा सावधानी इस बात की बरतनी है कि ये सारी समस्याएं उत्पन्न ही आपके मुंह से हो रही हैं। तो जबान पर ताला, खान पान पर नियंत्रण और सोच आपकी दुरुस्त, कहीं कुछ समस्या नहीं होगी। अब जो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, जैसे पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, कार्यक्षेत्र में संभव है बहुत से मतभेद, इन सभी चीजों को संभाला जा सकता है। क्योंकि आप ठीक तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आप संभाल सकते हैं, लेकिन आप ही ले दे के बैठ गए तो फिर कहां कुछ होगा। याद रखिएगा, अष्टम का केतु स्वास्थ्य में परेशानी लाता है लेकिन धन देता है। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में, ये आपके ऊपर है। बाकी मीन लग्न
और राशि के जातकों को इस गोचर के मामले में मैं 50-50 पर ही छोड़ता हूँ। निर्भर आपके ऊपर करता है। अगर आप सावधान होकर के चले तो इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, जैसा मैंने कहा था, लोन लेने देने के लिए यह गोचर कतई ठीक नहीं है। न लेना है न देना है। देना तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। उपाय सबके लिए, अब मेष से लेकर मीन पर्यंत सबके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को सुनिए और समझिए। देखिए, जिन लग्न और राशियों के लिए मैंने इस गोचर को अच्छा कहा उनके लिए, जिन लग्न और राशियों के लिए इस गोचर को मैंने खराब कहा उनके लिए, मैं चाहता हूं कि इन उपायों को आप सभी एक बार अवश्य कर लें ताकि आपको सुरक्षा मिल जाए। 18 महीने की इस गोचर काल के दौरान तांबे का मार्केट में बहुत आसानी से आपको उपलब्ध है, मिल जाएगा। नाग सर्प बनाया हुआ मिल जाएगा। 2 जोड़ा ले लीजिए, एक 2 जोड़ा ले लीजिए और किसी भी शनिवार के दिन शिव मंदिर में चले जाइए। शिव जी के पास, अर्घा के पास वहीं रख करके शिव जी की पूजा करिए, नाग नागिन की पूजा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी राहु केतु जन्य पीड़ा है उससे मुझे मुक्ति मिले। ऐसा प्रार्थना करके या तो वहीं शिव मंदिर में छोड़ दीजिए, या अगर शिव मंदिर के आसपास कई बार नदी इत्यादि भी होती है, नदी आपको मिले तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या दोनों में से आपके पास जो विकल्प हो, नदी नहीं है कोई और तालाब इत्यादि है, वहां प्रवाहित कर दीजिए। पहला, राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु दुर्गा जी की आराधना भी विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। तो जिन लोगों को विशेष मैंने कष्ट की बात कही है, वो लोग दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच, अर्गला और किलक आपको मिल जाएगा। उसका पाठ आप प्रारंभ करिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह का कोई एक दिन या सप्ताह में 3 दिन कम से कम करिए। आपको राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 2 काम आप अवश्य करिए। साथ ही साथ बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र या आपद उद्धारक बटुक भैरव मंत्र, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, इस मंत्र का जप भी करने से राहु केतु जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप इन 3 उपायों में से मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 उपाय, नाग नागिन के जोड़े वाला जो उपाय मैंने बताया वो सबको कर लेना है एक बार। बाकी दुर्गा सप्तशती और बटुक भैरव, दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। अगर कोई ये कहता है कि मैं दोनों करना चाहता हूं, अवश्य करिए। अगर आप कष्ट में हैं तो अवश्य करिए, आप चमत्कार देखेंगे, राहत आपको मिल जाएगी, आप पीड़ा से, परेशानी से बहुत हद तक बच जाएंगे। तो यही उपाय है, सबको करना है, चाहे अच्छा भी बताया है मैंने तब भी, क्योंकि बाकी की कुंडली की स्थिति पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। तो ये उपाय करके राहु केतु जन्य पीड़ा से आप बच सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यह चर्चा हमारी पूर्ण हुई। अब ठीक 18 महीने के बाद जब राहु केतु का परिवर्तन होगा 2023 के अक्टूबर में, तब उस समय मैं इस राहु केतु की चर्चा को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।